एपिसोड 346। यह वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें दिखाया गया कंटेंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अश्लील, हिंसक या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये सामग्री पूरी तरह से YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस और स्थानीय कानूनों के अनुरूप है। नाबालिगों को इस वीडियो से दूर रखा जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि सामग्री को जिम्मेदारी से देखें। एपिसोड 346। परिवार पर मिथल के नियंत्रण और उसकी चालाकी भरी चालों ने जेसन को नफरत से भर दिया था। फिर भी जेसन जानता था कि वह अपने गुस्से के बावजूद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि सही समय न आ जाए। मिथल को खत्म करने से पहले उसे महाजन साम्राज्य पर पूरा नियंत्रण चाहिए था। जेसन के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और वह धीरे से बुदबुदाया, हाँ, काश तुम दोनों मेरे लिए चीजें मुश्किल न बनाते। अगर तुम मुझे वारिस बना दो और चीजें खत्म कर दो तो हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मानो उसके विचारों का उत्तर मिल गया हो। मेज पर पड़ा उसका फोन बज उठा। जेसन की उंगलियां घूमते घूमते रुक गईं। फिर उसने फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। कॉल का जवाब देने की कोशिश करते हुए उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। अपने फोन पर एक अनजान नंबर चमकता देख जेसन की भौहें तन गईं। उसने संयमित शांति से स्थिर स्वर में उत्तर दिया, ये कौन है? एक प्रसन्न, लगभग उपहासपूर्ण आवाज ने उत्तर दिया, योग दोस्त, मुझे आशा है कि तुम कुशल मंगल होगे। साम्राज्य पर अपनी यात्रा जारी रखें। जेसन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। और तुम इतना शक मत करो जेसन, आवाज हंसी के साथ जारी रही। ये परिवार से फोन है। यूं कहूं तो मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता था। जेसन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और मेज पर हल्के से उंगलियां थपथपाने लगा। जरूरी बात, सीधे मुद्दे पर आ जाओ। दूसरी तरफ से आवाज अपनी चंचल धार खोकर तीखी और धमकी भरी हो गई। तुम्हारे पिता मिथल मेरे पास हैं। अगर तुम उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हो तो मेरे भेजे हुए स्थान पर आ जाना, वरना। आवाज धीमी पड़ गई और धमकी का भाव बना रहा। जेसन ने जरा भी संकोच नहीं किया। वरना क्या? उसने भावशून्य स्वर में पूछा। वरना तुम्हें पिता कहने के लिए किसी और को ढूंढना होगा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, मानो फोन करने वाले को किसी प्रतिक्रिया, किसी डर या घबराहट के संकेत की उम्मीद हो। लेकिन जेसन शांत रहा। उसका दिमाग पहले से ही इन सब बातों पर विचार कर रहा था। ठीक है, जेसन ने सहजता से कहा, मुझे लोकेशन बताओ। कॉल करने वाला झिझका, मानो जेसन के संयम को देखकर वह अचंभित हो गया हो। इस स्थिति में तुम किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही शांत हो। जेसन, यह मत सोचो कि तुम मुझे मात दे सकते हो। मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखूंगा। जेसन ने हल्की सी मुस्कान दी, हालांकि उसकी आवाज तटस्थ रही। और मैं तुम्हारा भी देखूंगा। और कुछ? फोन करने वाले ने जोर से सांस छोड़ी। तुम में हिम्मत है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। मैं जल्द ही विवरण भेज दूंगा। और इसके साथ ही लाइन बंद हो गई। _ इस बीच कॉल कटने के बाद दूसरी तरफ अमन ने फोन रख दिया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। उसकी नजर मैक पर पड़ी, जो पास ही चुपचाप खड़ा था। उसकी मानसिकता बहुत मजबूत है, अमन ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा। वह सचमुच आपका बेटा होने के लायक है। इस तरह संयम बनाए रखना। मैक चुप रहा। उसकी नजर कमरे के कोने में पड़े फटे पुराने टूटे फूटे शरीर पर टिकी रही। उस आदमी के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और उसकी आत्मा मानो कुचली हुई थी। मिथल को देखते ही अमन की मुस्कान और बढ़ गई। तुम्हें क्या लगता है वो आएगा, मैक, या वो अपनी जगह साफ करने के लिए किसी और को भेजेगा? मैक आखिरकार बोला। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। वो आएगा। उसे किसी और पर भरोसा नहीं है कि वो ये काम कर पाएगा। इसके अलावा मैक की नजरें सख्त हो गईं। जेसन हमेशा से ही हिसाब किताब रखता आया है, लेकिन वो नासमझ या लापरवाह नहीं है। वो जानता है कि ये सिर्फ मिथल की बात नहीं है। अमन ने सोचते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, देखते हैं वो इससे कैसे निपटता है। अमन अपनी कुर्सी से उठकर मिथल के पास गया और उसकी नजरों से नजरें मिलाने के लिए नीचे झुका। उसकी आवाज में मजाक की झलक थी। तुम्हारा बेटा बहुत प्रभावशाली है, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन चिंता मत करो बुजुर्ग, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उसे सत्ता की कीमत समझ में आए। मिथल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में गुस्से और हार का मिला जुला भाव था। अमन सीधा होकर मैक की ओर मुड़ा। सब कुछ तैयार कर लो, उसने आदेश दिया। चलो सुनिश्चित करें कि जेसन का ऐसा स्वागत हो जिसे वह कभी न भूले। VIP गोल्फ क्लब विलासिता से भरपूर था। इसकी हरी भरी हरियाली और विशाल लाउंज धन और विशिष्टता का प्रमाण थे। फिर भी आज पूरे परिसर में बेचैनी का एक तूफान सा छाया हुआ था। यही वह जगह थी जहां फोन करने वाले ने जेसन को आने के लिए कहा था। जेसन अपने पहरेदारों के साथ अपनी कार से बाहर निकला और आगे के दृश्य को निहारा। लाउंज पूरी तरह से बुक हो चुका था, लेकिन उसका ध्यान पहरे पर खड़े प्रभावशाली लोगों की कतारों पर था।
तीक्ष्ण दृष्टि वाले लंबे चौड़े लोग प्रवेश द्वार पर पंक्तिबद्ध थे। उनकी मुद्राएं कठोर और सतर्क थीं, लगभग मूर्त दबाव पैदा कर रही थीं, जो बिना तैयारी के उनके पास आने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मौन चेतावनी थी। जेसन का मुख्य सुरक्षा अधिकारी झुककर बोला, उसकी आवाज धीमी थी, सर, यह एक जाल हो सकता है, हमें इसमें जाने के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। एक अन्य गार्ड ने घबराते हुए कहा, जी सर, इन्हें देखिए, उनकी आंखें, ये उन शिकारियों जैसी हैं जिन्होंने खून का स्वाद चख लिया हो। जेसन कुछ देर रुका, उसकी पैनी नजरें डरी हुई भीड़ पर घूमी, फिर उसने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, मेरे यहाँ होने की खबर पहले ही फैल चुकी है। अगर मुझे कुछ हुआ तो हर जगह हलचल मच जाएगी। हालांकि वे झिझक रहे थे, लेकिन गार्डों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया, जबकि जेसन शांत संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही जेसन ने मंद रोशनी वाले लाउंज में कदम रखा, उसकी पैनी नजर मिथल महाजन पर पड़ी। अंडस्को मंद रोशनी वाले लाउंज में नजारा देखते ही जेसन का धैर्य क्षण भर के लिए डगमगा गया। आलीशान कुर्सियों में से एक पर आराम से बैठा अमन एक ठंडे अधिकार का भाव लिए हुए था। उसके पैरों के पास मिथल महाजन लेटा था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसका शरीर बुरी तरह टूटा हुआ था, चोटिल अवस्था में था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और सांस फूल रही थी। मिथल का चोटिल चेहरा खून और पसीने से सना हुआ था, उसकी आंखें डर और हताशा से चौड़ी हो गई थीं। एक मोटे गमछे ने उसकी उन्मत्त चीखों को दबा दिया था, लेकिन वह उसकी दबी हुई चीखों में छिपे स्पष्ट आतंक को नहीं छिपा सका। जेसन की आंखें कुछ देर के लिए चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने जल्दी ही अपने भावों को संभाला और अभ्यासपूर्वक शांत भाव से आगे बढ़ा। उसने ये सब कैसे बिगाड़ दिया और अमन यहाँ कैसे आ गया? उसने सोचा। जेसन को जो पता था उसके अनुसार अमन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपने पालक माता पिता के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, इसलिए अमन की यहाँ उपस्थिति उसके लिए आश्चर्य की बात थी, और ये तथ्य भी कि अमन ने ही उसे बुलाया था। अमन के माता पिता निकोबार द्वीप समूह पर उसके साथ रहते थे, ये बात किसी से छिपी नहीं थी, क्योंकि उसके देखे जाने की खबरें सार्वजनिक रूप से आ चुकी थीं। फिर भी वह इसी कमरे में बैठा था और किसी शिकारी की तरह ध्यान आकर्षित करने वाला बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जेसन के विचार तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब वह करीब आया तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बैठो, अमन ने आदेश दिया। उसकी आवाज तनावपूर्ण माहौल को चीरती हुई सुनाई दी। जेसन एक पल के लिए झिझका, फिर सिर हिलाकर सामने वाली सीट पर बैठ गया। उसकी पैनी नजर अमन पर टिकी थी। दोनों ही अपने प्रतिद्वंदी की हर बारीकी का शांत और गहनता से अध्ययन कर रहे थे। मफ मिथल कमजोरी से बेड़ियों से टकरा रहा था, उसका सिर बेतहाशा इधर उधर हिल रहा था और उसकी विनती भरी नजरें जेसन पर टिकी थीं। उसका शरीर कांप रहा था, रस्सियां उसकी सूजी हुई त्वचा में बेरहमी से कट रही थीं। उसकी निगाहों में हताशा जल रही थी, जेसन को गर्म करने की एक खामोश कोशिश जो डगमगाने को तैयार नहीं था। जेसन का चेहरा शांत रहा, उसकी पैनी नजरें सामने के दृश्य को घूर रही थीं। वह बिना किसी भावना के सोचे समझे सावधानी से आगे बढ़ा। फिर भी मिथल की क्षत विक्षत और घायल हालत देखकर उसे एक गहरा सदमा लगा। अमन की ठंडी आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए जेसन का ध्यान भंग किया। क्या दर्द हो रहा है, जेसन? उसने पूछा। उसकी आवाज में मजाक भरा भाव था। अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर अमन जेसन को ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को आंक रहा हो। क्या उसे ऐसे देखकर दर्द होता है? पीटा हुआ, टूटा हुआ, खून बह रहा, बिल्कुल तुम्हारे माता पिता की तरह। जेसन स्तब्ध रह गया। उसका धैर्य क्षण भर के लिए टूट गया जब उसकी नजर मिथल पर पड़ी, जिसकी दबी हुई चीखें और अधिक तीव्र और अधिक उन्मत्त हो गईं। जैसे ही अमन के शब्द उसके मन में बैठे, मिथल की घबराहट भरी अभिव्यक्ति एकदम भय में बदल गई। जेसन के तीखे चेहरे सख्त हो गए, हालांकि उसकी चौड़ी हो चुकी आंखें उसके सदमे को जाहिर कर रही थीं। अमन अपनी सीट से धीरे धीरे उठते हुए अपनी व्यंग्यात्मकता और भी गहरी कर देता था। बोलते हुए उसका विशाल शरीर खतरनाक लग रहा था और उसकी आवाज जहरीली थी। आह, तो तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? उसने कहा। उसकी आवाज अब और भी ठंडी हो गई थी। उसका मजाक जहर में बदल गया था। दर्द, बेबसी, गुस्सा, मुझे नहीं पता कि तुम इसे महसूस कर पाओगे या नहीं, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगा था, जेसन। जेसन का जबड़ा कस गया, उसकी मुठ्ठियां भींच गईं, लेकिन वह चुप रहा और अमन को गौर से देखता रहा। आपकी यात्रा साम्राज्य के साथ जारी है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, अमन ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी पैनी नजरें जेसन की आंखों में गड़ी हुई थीं। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे परिवार को मारने की साजिश रच रहे हो, उन लोगों को मारने की जिन्होंने मुझे पाला पोसा, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, जैसे ही टुकड़े अपनी जगह पर आए, जेसन की सांसें अटक गईं। उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं, जो एहसास के बोझ को दर्शा रही थीं, जबकि मिथल की दबी हुई चीखें निराशा की धीमी कर्कश कराह में बदल गईं। जेसन के चेहरे को पढ़ते ही अमन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसकी खुशी साफ झलक रही थी।
ओह हाँ, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज में एक जानलेवा फुसफुसाहट थी। उस दिन मेरे ही लोग आए थे, उन्हीं लोगों ने रॉय और क्लेयर को बचाया था। क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे यह बात छिपा पाओगे? जेसन का संयम एक क्षण के लिए डगमगा गया, फिर उसने अपनी आवाज धीमी और स्थिर रखते हुए कहा, मैंने आपको कम आंका था। अमन मंद हंसी हंसते हुए एक क्रूर मुस्कान के साथ मिथल की ओर घूमा, जबकि बंधा हुआ आदमी उसकी हर हरकत पर सिहर रहा था। कम आंका? उसने सिर हिलाते हुए दोहराया। नहीं जेसन, तुमने मुझे कम नहीं आंका, तुम भूल गए कि मैं कौन था। वह अचानक रुका, मिथल की ओर इशारा किया और क्रूर मुस्कान के साथ उस घायल आदमी की ओर इशारा किया। अच्छी तरह देखो, उसने कहा, जब तुम सब ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हो तो यही होता है। यह उन सभी के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि वे जो चाहे कर सकते हैं। मिथल फिर करा उठा, उसकी सूजी हुई आंखों से आंसू बह रहे थे और वह असहाय भाव से जेसन को देख रहा था। अमन के शब्दों का भार उन पर भारी पड़ रहा था और कमरे की हवा भारी होती जा रही थी, जिससे उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। और अब, अमन ने कहा, उसकी आवाज तनाव को चीरती हुई ब्लेड जैसी थी, मुझे बताओ जेसन। उनके बीच एक भारी खामोशी छाई रही, जो घनी और असहजता से बढ़ती जा रही थी, जब तक कि अमन ने व्यंग्यात्मक लहजे से उसे तोड़ा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अमन ने धीमी और तीखी आवाज में कहा, उन लोगों को धोखा देने के लिए जिन्होंने तुम्हें खिलाया और इतने समय तक तुम्हारी देखभाल की। जेसन का जबड़ा कस गया, पर वह चुप रहा। हालांकि उसका शांत मुखौटा थोड़ा सा टूट गया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई, फिर भी उसने अपना संयम और कम नहीं होने दिया। अमन थोड़ा आगे झुका, उसका स्वर और भी ठंडा होता गया। तुम तो यहाँ तक चले गए कि उन्हीं लोगों की हत्या की साजिश रची जिन्होंने तुम्हें पाला था। तो वह खड़ा हुआ, धीमे सोचे समझे कदमों से उनके बीच की दूरी को धीरे धीरे कम करता गया। उसकी तीखी निगाहें जेसन में गड़ी हुई थीं। बताओ, अमन गुर्राया, उसकी आवाज में एक धीमी सी धमकी थी। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? जेसन कुछ कह पाता, उससे पहले ही माहौल अचानक बदल गया। अमन ने अपने आसपास की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित किया और अचानक एक जबरदस्त बल उस पर टूट पड़ा। हवा भारी हो गई, जेसन के कंधों पर किसी अदृश्य भार की तरह दबाव पड़ने लगा। स्वूश! बल एक शक्तिशाली विस्फोट के साथ बाहर की ओर फटा, जिससे जेसन के रक्षक फर्श पर गिर गए। गार्डों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जेसन की रक्षा करने के इरादे से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक मजबूत बल ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। कमरे में दर्द की चीखें गूंज रही थीं, जब गार्ड कुचलने वाली ऊर्जा के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उठने में असमर्थ थे। कुचलने वाली ताकत ने उन्हें जमीन पर दबा दिया था और वे तड़प रहे थे। दबाव बढ़ने पर जेसन कराह उठा, जिससे उसकी कुर्सी उसके नीचे कांपने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन गईं और मुट्ठियां भींचते ही उसके चेहरे पर धारियां बन गईं। वजन के कारण उसकी मांसपेशियां खींच गईं, फिर भी वह अपना सिर उठाने में कामयाब रहा और अमन से आंखें मिला लीं। उसकी नजर अमन से मिली, जो बर्फ की तरह ठंडी, निर्दयी और निर्दयी आंखों से उसे घूर रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम अपना संयम बनाए रख पाओगे? अमन ने धीरे से, लगभग मजाक करते हुए कहा। देखते हैं इससे तुम कहां तक पहुंच पाओगे। आप? जेसन का शरीर विरोध में चीख उठा। भारी तनाव के कारण उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर भी उसके कंधे झुक गए और उसकी मुद्रा लड़खड़ा गई। फिर भी उसने अपनी नजर अमन पर गड़ाए रखी, हार मानने का कोई संकेत नहीं दिया। अमन के होठों पर एक फीकी, बेरहम मुस्कान फैल गई। कितना घमंडी आदमी है, वह लगभग मन ही मन बुदबुदाया। फिर बिना किसी चेतावनी के दबाव कम हो गया। उन पर दबाव डालने वाली घुटन भरी ताकत अचानक गायब हो गई, जैसे वह आई थी। जेसन ने गहरी सांस छोड़ी, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। इस तूफान का सामना करने के बावजूद उसका संकल्प अटूट था। जेसन की छाती धड़क रही थी और वह अपनी आवाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अमन की दमनकारी ऊर्जा का भार उसके शरीर से किसी भारी कफन की तरह चिपका हुआ था। उसके होंठ खुले, लेकिन पहले तो कोई आवाज नहीं निकली। मुश्किल से निगलते हुए आखिरकार उसने शब्दों को अपने संकुचित गले से बाहर निकाला। मैं ये सब नहीं चाहता था, उसने भारी और कांपती आवाज में कहा। अमन की निगाहें ठंडी और अटल रहीं। जेसन ने नजरें फेर लीं, उसकी नजरें जमीन पर पड़े घायल मिथल की निश्चल आकृति पर टिक गईं। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, मानो बढ़ती हुई हताशा और दर्द से ताकत बटोर रही हों। मैं नहीं चाहता था कि चीजें इस तरह बिगड़ें, जेसन ने इस बार जोर से कहा, हालांकि भावनाओं के दबाव में उसकी आवाज भर्रा गई थी। मैं कभी नहीं चाहता था कि उन्हें चोट पहुंचाऊं। अमन की अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, लेकिन उसके रुख में सूक्ष्म परिवर्तन ने जेसन को जारी रखने के लिए मजबूर कर दिया। जेसन की आवाज भर्रा गई। बोलते बोलते उसकी आवाज बेतरतीब ढंग से फूट पड़ी, जैसे यादें सतह पर आ रही हों। तुम्हें पता है कैसा लगता है, उसने रूखे स्वर में कहा, बड़े होकर यह सोचना कि तुम ही इतने बड़े साम्राज्य के वारिस होगे और फिर यह एहसास हो कि तुम किसी और के पेचीदा खेल में एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। उसने अपना जबड़ा भींच लिया, उसकी भावनाएं टूटते बांध से पानी की तरह बह निकलीं। जब मैंने पहली बार मिथल का नाम सुना था तो मैं डर गया था। जब मुझे पता चला कि वह मेरे पिता हैं,
कहानियां थी कि वह एक लालची निर्दयी बदमाश से ज्यादा कुछ नहीं थे, जो अपनी मनचाही चीज पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जेसन की नजर फिर से मिथल पर पड़ी। उसकी आंखों में घृणा झलक रही थी और ये सब सच थे। उसकी आवाज गुस्से और निराशा के मिले जुले भाव से कांपती हुई ऊंची हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता था कि वह क्या कर सकता है? मुझे नहीं पता था कि अगर मैं उसका साथ न दूं तो वह रॉय और क्लेयर का क्या करेगा? वह रुका, उसकी सांसें तेज हो गईं, फिर उसने अपनी बात जारी रखी। मैंने उससे मिन्नतें की, उसके वफादार बेटे की तरह काम किया, बस उन्हें जिंदा रखने के लिए। अगर मैं न होता तो मिथल उन्हें कब का मार चुका होता। अमन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी बर्फीली नीली आंखें सिकुड़ गईं। जेसन के शब्द अब बिना किसी छने और कच्चेपन के बाहर निकल आए। मैंने उन्हें बचाया, जेसन चिल्लाया, उसकी आवाज फटी हुई थी। मैंने उनकी परवाह की, मैंने उनके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, और फिर भी उन्होंने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। आपका अगला अध्याय साम्राज्य पर है। उसने अपनी मुट्ठी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर पटक दी, उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। उन्होंने मुझे कभी सत्ता नहीं सौंपी, उन्होंने मुझे कभी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, उन्होंने मुझे बस अपनी छत्रछाया में काम करने दिया, एक मोहरे की तरह जिसके पास कोई असली अधिकार नहीं था। जेसन की आवाज हताशा और विरोध के बीच डगमगा रही थी। जब हमने हमले की योजना बनाई थी तब भी, उसने आगे कहा, मैंने ये सुनिश्चित किया था कि वे बच जाएं। वह अचानक रुक गया क्योंकि उसकी आवाज पूरी तरह से बंद हो गई थी। भावनाएं उस पर हावी हो गई थीं। एक पल के लिए कमरा सिर्फ उसकी उखड़ी हुई सांसों की आवाज से भर गया। अचानक उस पर भारी पड़ रही दमनकारी शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई। जेसन की सांस फूल गई। अचानक हुई इस राहत ने उसे चौंका दिया और वह लड़खड़ाते हुए आगे की ओर घुटनों के बल गिर पड़ा। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसकी सांसें अटक गईं। अमन उसके ऊपर खड़ा था, उसकी पैनी नीली आंखें उसकी आंखों से इतनी गहराई से टकरा रही थीं कि उसका खून जम गया। वो आंखें, वे सिर्फ ठंडे नहीं थे, वे शिकारी भी थे। वे उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई शिकार हो, एक निर्दयी शिकारी के जबड़ों में फंसा एक कमजोर कांपता हुआ प्राणी। अमन करीब आया, हर हरकत सोच समझकर और धीमी, मानो कोई शेर अपने अगले शिकार पर नजर रखे। क्या तुम्हारा काम हो गया? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी लेकिन इतनी तेज थी कि वह घने तनाव को चीर सके। जेसन उस नजर से कांप उठा। जमीन पर पड़ा उसका शरीर कांप रहा था। उसने जो भी थोड़ी बहुत अवज्ञा जुटाई थी, वह अब अमन की अविचल उपस्थिति के बोझ तले ढह रही थी। अमन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया और उसके हाथ के एक झटके से जेसन का शरीर हवा में ऊपर उठ गया। उसके पैर असहाय होकर लटक रहे थे। जेसन ने उसकी गर्दन पर पंजे मारे। उसकी चीखें आलीशान लाउंज में गूंज उठीं। एक समय शांत रहने वाला आदमी अब दहशत में आ गया था। अमन की ताकत के दबाव में उसका शांत चेहरा चकनाचूर हो गया। यह क्या है? जेसन ने घबराकर कहा। उसकी आवाज भारी हो गई थी, आंखें दहशत से चौड़ी हो गई थीं। तुम क्या कर रहे हो? इसे बंद करो प्लीज। अमन स्थिर खड़ा रहा। उसकी तीखी नीली आंखें जेसन को घूर रही थीं, मानो पूर्ण प्रभुत्व का आभास दे रही हों। उसके शब्द तीखे और चुभने वाले थे, जो अराजकता को चीर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि हम कोई पारिवारिक ड्रामा शूट कर रहे हैं? अमन ने मजाकिया लहजे में पूछा। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, मानो सचमुच स्थिति की बेतुकीता पर विचार कर रहा हो। क्या मुझे इतनी तीव्र भावना के साथ आपके शानदार प्रदर्शन के लिए आपको ऑस्कर देना चाहिए? उन्होंने तिरस्कार से भरे स्वर में व्यंग्य किया। जेसन का संघर्ष तेज हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया और वह सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। तुम किससे मजाक कर रहे हो? अमन ने बर्फ से भी ज्यादा ठंडी आवाज में कहा। मुझसे, खुद से, सबसे झूठ बोलना बंद करो। तुम एक लालची, बेवफा कुत्ते के अलावा कुछ नहीं हो जो उसी हाथ को काटता है जो तुम्हें खिलाता है। जैसे जैसे अमन की शक्ति बढ़ती गई, कमरा और भी ठंडा होता गया। अदृश्य घूमती ऊर्जा ने दर्शकों को डर के मारे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जेसन के पहरेदार, जो अभी भी पहले हुए हमले से उबर रहे थे, असहाय होकर देखते रहे, बीच बचाव करने में असमर्थ। मेरे माता पिता, अमन ने अपनी आवाज में बेहद शांत स्वर में कहा, तुम्हें अवसर दिए। उन्होंने तुम्हें जिम्मेदारी सिखाने के लिए, एक परिपक्व और योग्य व्यक्ति बनने में मदद करने के लिए तुम्हें निचले पदों पर रखा। लेकिन तुमने क्या किया? कृतज्ञता दिखाने के बजाय तुमने लालच को अपनी आंखों पर हावी होने दिया। अमन ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी पैनी निगाहें जेसन के कांपते हुए शरीर से हटी ही नहीं। वे आपके स्थिर होने का इंतजार कर रहे थे, ये साबित करने के लिए कि आप बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं, आप इंतजार नहीं कर सकते थे। आपको तुरंत सत्ता चाहिए थी, और हमले के दौरान अपने कार्यों को सही ठहराने के बारे में सोचना भी मत। जैसे जैसे अदृश्य शक्ति ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत की, जेसन की सांसें तेज होती गईं।
अमन ने अपना हाथ और ऊपर उठाया, उसकी आवाज अब गरजती हुई दहाड़ बन गई। तुम्हें ठीक से पता था कि तुम क्या कर रहे हो, अमन ने आरोप लगाया। तुम मिथल का इस्तेमाल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करना चाहते थे और फिर जब वह बेकार हो जाए तो उसे कचरे की तरह फेंक देना चाहते थे। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मेरे माता पिता अभी भी जिंदा हैं, तो तुम्हारी कायरता जाग उठी और तुमने अपनी योजनाएं बदल दी। जेसन की चीखें कमजोर पड़ गईं, उसकी हरकतें उन्मत्त लेकिन निरर्थक थीं। उसका शरीर कुचलने वाली ताकत के सामने छटपटा रहा था, उसकी ताकत हर पल कम होती जा रही थी। अमन का चेहरा और भी गहरा हो गया जब उसने जहरीले तिरस्कार के साथ अपने आखिरी शब्द कहे, मुझे विश्वासघात के लिए कोई सब्र नहीं है जेसन, तुम जैसे सांपों पर कोई दया नहीं। फिर अपने हाथ के एक तेज झटके से अमन ने जेसन को छोड़ दिया। उसे ऊपर उठाए रखने वाली ताकत गायब हो गई और जेसन जमीन पर गिर पड़ा एक भयानक धमाके के साथ। वह दर्द से कराह उठा, खांसने लगा और हाँफने लगा, जबकि उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ जेसन की उखड़ी हुई सांसें और हवा में अभी भी मौजूद ऊर्जा की हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। अमन उसके ऊपर मंडरा रहा था, उसकी बर्फीली नीली आंखें बेतहाशा जल रही थीं। तुम इस परिवार से किसी चीज के लायक नहीं हो, अमन ने धीमे और धमकी भरे स्वर में कहा। न ताकत, न सम्मान, न माफी। जेसन ने कमजोरी से अपना सिर उठाया, उसकी नजरें अमन से मिलीं। उस पल उसे दया का कोई नामो निशान नहीं दिखा, सिर्फ एक शिकारी की तीखी निर्मम नियत जो अपने शिकार को घूर रही थी। अगले ही क्षण जेसन का शरीर उसी अदृश्य शक्ति द्वारा निलंबित होकर ऊपर उठने लगा। जेसन की नजर धुंधली हो गई जब उसने अपनी गर्दन पर एक जबरदस्त पकड़ को और मजबूत होते महसूस किया। वह अदृश्य शक्ति हर गुजरते पल के साथ और जोर से जकड़ती जा रही थी, उसके फेफड़ों से हवा चुरा रही थी। उसका शरीर हवा में बेबस होकर मुरझा रहा था, उसकी हर मांसपेशी दर्द से चीख रही थी। उसके सीने में दहशत फैल गई जब उसे एहसास हुआ कि उसकी जान जाने वाली है। उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ गया और जेसन हताशा से चीख पड़ा। डर और दर्द से उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। क्या ये सब ऐसे ही खत्म होगा, उसने सोचा। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि उसके चारों ओर की दुनिया अंधेरे में डूबने लगी थी। अचानक अमन का कम्युनिकेटर बज उठा, जिससे तनाव टूट गया। सर रुकिए, आप उसे सचमुच मार डालेंगे, खुद पर काबू रखिए। औरोरा की दृढ़ मगर जरूरी आवाज अमन के कानों में गूंजी। अमन का हाथ फड़क उठा और उसने हाथ छोड़ दिया। जेसन जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से खांसने लगा, हाँफने लगा। उसका शरीर ऐंठ गया, हर सांस उखड़ी हुई और दर्द से भरी हुई थी। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उसका दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। अमन जेसन को घूर रहा था, उसकी पैनी निगाहें ठंडी और समझ से परे थीं। अगर औरोरा कुछ सेकंड देर से आती तो यह आदमी मर जाता, उसने सोचा। अपनी शक्ति पर विचार करते हुए अमन की आंखें कुछ देर के लिए जिज्ञासा से चमक उठीं। ये क्षमता टेलीकिनेसिस थी, एक ईश्वरीय वरदान जो उसे वस्तुओं और लोगों को ऐसे नियंत्रित करने की अनुमति देता था जैसे किसी अदृश्य हाथ की जोड़ी हो। यह एक अद्भुत क्षमता थी, हालांकि इसकी क्षमता उसे जितनी प्रभावित करती थी उतनी ही भयभीत भी करती थी। इस तरह की शक्तियां दुनिया में छिपे अज्ञात खतरों, विदेशी क्षमताओं का संकेत देती थीं जो उसकी समझ से बहुत परे थीं। पहले तो वह खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन सिस्टम ने बार बार उसे तुरुप का पता रखने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब उसे समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों कहा था। अमन ने सिर हिलाते हुए उस विचार को खारिज कर दिया और ताली बजाई। जेसन आवाज सुनकर सिहर उठा, उसके चेहरे पर अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा था। मैक दरवाजे पर प्रकट हुआ, उसके साथ कुछ सुरक्षा कर्मियों का एक समूह था जो जेसन के पराजित अंगरक्षकों को इकट्ठा करने लगे, जो सभी कीड़ों की तरह जमीन पर तड़प रहे थे। अमन ने जेसन की ओर इशारा किया, जो जमीन पर कांप रहा था। उसे ले जाओ, उसने भावशून्य स्वर में आदेश दिया। मैक ने सिर हिलाया और एक सिपाही ने जेसन के लंगड़े शरीर को चित्रे की तरह ऊपर उठा लिया। जेसन कराह उठा, उसका पहले का अहंकार पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उसका मन दया की भीख मांग रहा था, लेकिन उसके होंठ शब्द नहीं बना पा रहे थे। मैं चाहता हूं कि उसकी याददाश्त का हर टुकड़ा मिटा दिया जाए, अमन ने ठंडे स्वर में कहा। चाहे इससे उसका तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, उसे कठपुतली बना दो। औरोरा की आवाज हिचकिचाहट भरी हुई आई। यह एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसके बाद वह शायद ज्यादा काम का नहीं रहेगा। अमन की आंखें सिकुड़ गईं। बस ये सारी बेवकूफी भरी बातें मिटा दो और सुनिश्चित करो कि वह वफादार हो जाए, एक वफादार कुत्ते की तरह। जेसन का दिल बैठ गया। अमन के शब्दों का भार उसे टेलीकिनेसिस से भी ज्यादा कुचल रहा था। निराशा उसके मन में घर कर गई क्योंकि उसे अपनी नियति की भयावह सच्चाई का एहसास हुआ। एक खोखला खोल जैसी जिंदगी, सारी यादों, भावनाओं और पहचान से रहित। अरोरा ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, और मिथल? अमन की नजर मिथल पर पड़ी, जो दीवार से टिकी हुई थी और उसे बेकाबू नफरत से घूर रही थी।
ये नज़ारा अमन को घिनौना लगा। बिना कुछ कहे अमन आगे बढ़ा और एक जोरदार लात मारी। धमाका। मिथल का शरीर कमरे में उछलकर दीवार से टकराया और जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से कराहने लगा। अमन ने चिढ़कर जीभ चटकाए। जैसा हमने सोचा था वैसा ही करो, उसने तीखी आवाज में कहा। अरोरा की चुप्पी जारी रही, जिससे अमन ने कहा, उसे अमित शर्मा जैसा ही व्यवहार दो। इस बीच जेसन का डर और गहराता गया, क्योंकि पुलिस वाले उसे घसीट कर ले जा रहे थे। उसके शरीर की हर नस विरोध में चीख रही थी, लेकिन वह विरोध करने में असमर्थ था। एक कठपुतली, एक बेजान औजार से ज्यादा कुछ नहीं, उसने सोचा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अमन उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसका चेहरा भाव शून्य था। उसके लिए दया एक ऐसी क्रूरता थी जिसे दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। जेसन को धुंधले रोशनी वाले गलियारे से घसीटा गया। उसका मन भय, भ्रम और निराशा के अराजक बवंडर में था। पिछली मुठभेड़ में लगी घुटन और चोटों से उसका शरीर दर्द कर रहा था। वह ध्यान केंद्रित करने, बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी नियति की भारी सच्चाई ने उसके हर विचार को धुंधला कर दिया था। पुलिस वाले उसे एक नीरस सफेद कमरे में ले गए, जो आधुनिक उपकरणों से भरा था और धीरे धीरे गुनगुना रहा था। बीच में एक चिकनी धातु की कुर्सी रखी थी, जिस पर कई केबल और उपकरण लगे हुए थे। जेसन की आंखें डर से चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या है। एक विलोपन मॉड्यूल। नहीं नहीं, प्लीज, जेसन हकलाया। उसकी आवाज पहले चीखने से भारी हो गई थी। उसने बलवा करने वालों की मजबूत पकड़ से जूझने की कोशिश की, लेकिन उसका कमजोर शरीर उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। चुप रहो, उनमें से एक ने चिल्लाते हुए उसे कुर्सी पर धकेल दिया। जेसन छटपटाया, लेकिन पट्टियों ने जल्दी से उसके हाथ पैर जकड़ लिए, जिससे वह स्थिर हो गया। जैसे ही मॉड्यूल का हेडपीस उसकी खोपड़ी की ओर नीचे आया, जेसन की सांसें तेज हो गईं। उसका डर पूरी तरह से घबराहट में बदल गया। तुम ये नहीं कर सकते, मैं कपड़े बदल लूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, प्लीज, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। दरवाजा फुसफुसा कर खुला और अमन सोच समझकर कदम रखते हुए और चेहरे पर बर्फ सी ठंडक लिए अंदर आया। उसने जेसन की तरफ देखा, जो अब बेकाबू होकर रो रहा था, बेपरवाही से। अमन, प्लीज, जेसन ने घुटते हुए कहा, मैं गलत था, मैं इसे ठीक कर दूंगा, बस मुझे एक मौका दो। एक पल के लिए अमन कुछ नहीं बोला। उसकी नजरें जेसन पर एक गहरी, लगभग चिकित्सीय उदासीनता से टिकी रहीं। एक मौका। आखिरकार उसने धीमी और स्थिर आवाज में कहा, तुम्हारे पास हर मौका था, तुम पर भरोसा किया गया था, तुम्हें किसी और से ज्यादा मौके दिए गए थे, और तुमने उन सबको गंवा दिया। एम्पायर पर और भी सामग्री देखें। जेसन के होंठ कांपने लगे, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे सका। अमन थोड़ा झुक गया। उसकी नजरें भी उसकी आवाज जितनी ही ठंडी थीं। तुम्हारे जैसे लोग दया के लायक नहीं हैं। तुम भरोसे का शिकार हो, दया का फायदा उठाते हो और सोचते हो कि तुम नतीजों से बच जाओगे। अब और नहीं। अमन के कानों में अरोरा की आवाज धीरे से गूंजी, सर, प्रक्रिया तैयार है, क्या आप इसकी निगरानी करना चाहेंगे? अमन सीधा हुआ और एक कदम पीछे हटा। शुरू करो, उसने सपाट लहजे में कहा। मशीन में हलचल मच गई। जेसन कुर्सी पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, प्लीज, ऐसा मत करो, मैं। अचानक मशीन चालू होते ही उसके शब्द रुक गए। जेसन के सिर में एक तेज, जलन भरा दर्द फूट पड़ा, जिससे उसका शरीर बंधनों से टकराने लगा। जैसे ही मशीन उसकी यादों को मिटाने लगी, उसकी चीखें कर्कश चीखों में बदल गईं और उसके असली सार को ही तार तार कर दिया। अमन मुंह फेर कर चला गया। उसके हाव भाव समझ से परे थे। वह अवलोकन खिड़की के पास गया और देखा कि कैसे कभी गर्वित रहा वह आदमी अब एक खाली स्लेट बनकर रह गया था। जेसन की चीखें आखिरकार खामोशी में बदल गईं और उनकी जगह मशीनों की धीमी गड़गड़ाहट ने ले ली। कुछ मिनट बाद एक तकनीशियन अमन के पास आया। प्रक्रिया सफल रही, अब वह खाली है। अमन ने रूखेपन से सिर हिलाया। अच्छा, किसी को उसे संभालने के लिए नियुक्त करो, वह कठपुतली ही रहेगा, बस। अमन के कमरे से बाहर निकलते ही अरोरा की आवाज उसके कानों में फिर गूंजी। मैं अब उसके विचारों को बदल दूंगा और मिथल के बारे में। अमन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसका ठंडा व्यवहार जस का तस बना रहा। उसे जो मिलना है वो मिलेगा, लेकिन अभी उसे अपनी तकलीफ में तड़पने दो। जब वक्त आएगा मैं उससे खुद निपट लूंगा। अरोरा ने जवाब देने से पहले कुछ देर रुककर कहा, समझ गया सर। अमन लिफ्ट में चढ़ा। उसके पीछे दरवाजे बंद हो गए। जैसे ही लिफ्ट नीचे उतरी, उसने खुद को एक पल के लिए सोचने का मौका दिया। उसकी ताकत, उसके फैसले और उसने जो रास्ता चुना था, यह एक सुनसान रास्ता था, लेकिन उसे लगा कि यह जरूरी है। दया एक ऐसी कमजोरी थी जिसे दुनिया अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो मैक उसका इंतजार कर रहा था। हो गया? मैक ने कर्कश स्वर में पूछा। हम। अमन ने हल्का सा सिर हिलाया। मैक ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी दोनों बाहें पार कर लीं। आगे क्या? इसके बाद के दिनों में देश के लिए एक संक्षिप्त अराजक सत्र सामने आया।
देश में उत्सुकता का माहौल था क्योंकि प्रत्येक सुबह एक के बाद एक अनेक चौंकाने वाली खबरें और घोटाले सामने आते थे, जिनमें से प्रत्येक को मीडिया द्वारा लगातार प्रचारित किया जाता था। यह इतना तीव्र दौर था कि ऐसा लग रहा था मानो देश युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। हर घर, दफ्तर और सार्वजनिक चौक पर एक ही घोषणा की चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। पिछले हफ्ते से देश को अंदर तक हिला देने वाली घटनाओं के तूफान ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था। इस संकट के जवाब में प्रधानमंत्री ने त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया था और एक भव्य भाषण की तैयारी की थी। आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय एसएफआई द्वारा अमित शर्मा और अन्य मंत्रियों के आवासों पर की गई हाई प्रोफाइल छापेमारी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। राजपूतों को बंधक बनाए जाने और अनगिनत आरोपों के बोझ तले उनके पूरे कारोबार के चौपट होने की खबर ने इस उथल पुथल को और बढ़ा दिया। ये त्वरित और निर्णायक कार्रवाई अभूतपूर्व थी, जिससे जनता और मीडिया दोनों ही जवाब खोजने में जुट गए। शेयर बाजार इस अराजकता का सबसे ज्यादा शिकार हुआ। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में तेज गिरावट आई, जिससे वित्तीय क्षेत्र में भारी उथल पुथल का संकेत मिला। सरकारी सौदों पर राजपूत नियंत्रण की अफवाहों के सामने आने से निवेशकों में भय और अनिश्चितता व्याप्त हो गई। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI जैसे तकनीकी संकेतकों ने ओवरसोल्ड मार्केट का संकेत दिया, जबकि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD ने मंदी का क्रॉसओवर दिखाया। घबराहट में बिकवाली का दौर जोरों पर था, जिससे बाजार का अस्थिरता सूचकांक आसमान छू गया। बैंक, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे के शेयर, जो कथित तौर पर राजपूत गठजोड़ से जुड़े थे, को सबसे ज्यादा झटका लगा। सभी विश्लेषकों ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए काला हफ्ता करार दिया। इस बीच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म षड्यंत्र के सिद्धांतों से भर गए। सोशल मीडिया #राजपूत स्कैंडल और #गवर्नमेंट ट्रेड जैसे हैशटैग से गुलजार रहा और मंचों पर इस बात पर बहस होती रही कि क्या ये घटना एक नए युग की शुरुआत है या देश के अराजकता की ओर बढ़ने का संकेत है। बहरहाल, राजेश पटेल के संबोधन का दिन आते ही पूरा देश सांस रोके हुए था। संविधान भवन पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। बाहर विशाल चौक पत्रकारों, नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों से भरा हुआ था। सभी राजेश पटेल की बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। वातावरण तनाव से भरा था और भीड़ की सामूहिक बड़बड़ाहट लगभग बहरा कर देने वाली थी। एम्पायर पर विशेष सामग्री पत्रकारों की एक लंबी कतार वहां लगी हुई थी, जिन्हें सेना द्वारा लगाए गए बैरिकेडों ने रोक दिया। साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण कुर्ता पायजामा पहने राजेश पटेल नपे तुले कदमों से मंच की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में दृढ़ संकल्प और थकान का मिला जुला भाव था। माइक्रोफोन ठीक करते हुए उन्होंने धीरे से गला साफ किया और बोलना शुरू किया। हमारे महान राष्ट्र के नागरिकों, उन्होंने अपनी आवाज स्थिर लेकिन भावुकता से भरी हुई शुरू की। आज मैं आपको सिर्फ आपके प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक साथी नागरिक के तौर पर संबोधित कर रहा हूं। एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसे खुद बहुत चोट पहुंची है, जिसकी पीठ में छुरा घोंपा गया है और जिसे उन लोगों ने धोखा दिया है जिन्हें इस राष्ट्र की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब पत्रकार अपनी कलम संभाले आगे झुके तो भीड़ में बड़बड़ाहट की लहर दौड़ गई। उन्होंने आगे कहा, ये सच है कि हमारी सरकार में एक गुट ने घुसपैठ कर ली है, एक ऐसा गुट जिसका नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हैं जो अपने पद का दुरुपयोग निजी फायदे के लिए करना चाहते हैं। अमित शर्मा समेत कई अन्य मंत्री अकल्पनीय स्तर के भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए हैं। हम उस संपत्ति की बात कर रहे हैं जो सैकड़ों अरबों डॉलर में है, वह धन जो आपका, इस देश के लोगों का है। वह रुका, उसके हाथ मंच के किनारों को मजबूती से पकड़े हुए थे। भीड़ की प्रतिक्रिया साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद चौक में हांफने, फुसफुसाने और कुछ गुस्से भरी चीखें गूंजने लगीं। राजेश ने जोर देकर कहा, उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से ऊंची हो गई। ये सब उन्होंने इकट्ठा किया है। अरबों डॉलर जमा करने वाले विदेशी खाते, देशों में फैली संपत्तियां, लग्जरी कारों के बेड़े, निजी जेट और गुप्त तिजोरियों में छिपा सोना। उनके लालच की कोई सीमा नहीं है। ये आपका पैसा है, आपकी जेबों से, आपके भविष्य से, आपके सपनों से चुराया गया। भीड़ की बड़बड़ाहट शोरगुल में बदल गई। कुछ लोग गुस्से से चिल्ला रहे थे तो कुछ न्याय की मांग करते हुए चीख रहे थे। राजेश ने उन्हें शांत करने के लिए हाथ उठाया। उनके चेहरे पर गंभीर मगर आज्ञाकारी भाव थे। राजपूतों ने, उन्होंने तिरस्कार से भरी आवाज में कहा, हमें गुमराह करने के लिए अमित शर्मा को बरगलाया है। न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे देश को धोखा दिया है। उन्होंने घृणित कार्य किया है, उन पर किए गए विश्वास को तोड़ा है। हालांकि उन्होंने रुककर भीड़ पर नजरें गड़ाते हुए कहा, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। एक संस्था के रूप में इंदिरा नेशनल पार्टी निर्दोष है। इस घृणित योजना में हमारा कोई हाथ नहीं है। मैं निर्दोष हूँ। मैंने इस देश के लिए अथक परिश्रम किया है तथा अपने कर्तव्य को धन के सभी प्रलोभनों से ऊपर रखा है। उनका स्वर नर्म पड़ गया, मानो विनती कर रहा हो। मैं तुम्हें, मेरे लोगों, शपथपूर्वक कहता हूँ कि मैं अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। मेरा जीवन और मेरा कल्याण इस देश की भलाई से पहले आता है।
मैं भ्रष्टाचार के फल खाने के बजाय भूखा मरना पसंद करूंगा। मैं इस देश का सेवक हूं और मैं कुछ लोगों के कार्यों से अपने देश के सम्मान को कभी धूमिल नहीं होने दूंगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी आवाज थोड़ी कांप उठी जब उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मैं आपके गुस्से और हताशा को समझता हूं, मैं इसे आपके साथ साझा करता हूं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस व्यवस्था को शुद्ध करने में आप मेरे साथ खड़े हों। हम सब मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिस पर हमारे बच्चे गर्व कर सकें। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कुछ लोगों ने समर्थन में नारे लगाए तो कुछ ने आंखों से आंसू पोंछे। राजेश की ईमानदारी ने दिल को छू लिया था। पत्रकारों ने हर पल को कैद किया और लाखों लोगों तक उसका सीधा प्रसारण किया। यहाँ तक कि मैं बोलते हुए भी राजेश ने अपनी आवाज में स्थिर किंतु जोश के साथ कहा, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और अन्य एजेंसियां आपका हक वसूलने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। न्याय होगा, दोषियों को सजा मिलेगी और यह राष्ट्र और मजबूत और एकजुट और अटूट होकर उभरेगा। वह पीछे हट गए। उनके शब्दों का भार किसी गंभीर प्रतिज्ञा की तरह हवा में तैर रहा था। भीड़ का उत्साह और भी तेज हो गया। उनके भीतर आशा, दृढ़ संकल्प और गर्व का मिश्रण उमड़ रहा था। राजेश पटेल संविधान भवन की भव्य पृष्ठभूमि में अपनी आकृति के साथ खड़े थे, एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपने देश को उसके सबसे गहरे तूफान से उबारने की कसम खाई थी।